हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम बढ़िया से अपनी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस तो बहुत सारी कर रहे हैं। और आज हम आपके साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं। तो आपके लिए यहाँ पे टॉप 25 ऐसे प्रैक्टिकल सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तो कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों स्टूडेंट्स के लिए आज का हमारा ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने कॉपी पेन आप लेकर आइए और फटाफट से इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो जी ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपके प्रैक्टिकल सवाल देखने को मिलते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर बिजनेस फाइनेंस टॉपिक के अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़े सवाल देखने को मिलते हैं। इसमें आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे सवाल देखने को मिल जाता है, लीवरेजेस पे भी सवाल कई बार देखने को मिलता है, डिविडेंड डिसीजंस पे सवाल देखने को मिलता है। आपसे गॉर्डन और जो वॉल्टर मॉडल है उसके हिसाब से जो शेयर वैल्यूएशन के फॉर्मूलाज हैं उनको आपको अप्लाई करना होता है। कैपिटल बजटिंग की अगर हम बात करें तो यहां से कोई बहुत ही ज्यादा सवाल तो नहीं, बट कुछ बेसिक सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं कैश फ्लो डिस्काउंटिंग पे और बेसिक फॉर्मूलाज पे। रिस्क रिटर्न एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीएपीएम से तो बहुत सवाल आते हैं। सीएपीएम से जो इसका फॉर्मूला है ना उसको अप्लाई करने के बहुत सवाल आते हैं, तो इसको तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना। और बीटा कैलकुलेशन पे भी कई बार सवाल आ जाता है। फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए और डेरिवेटिव से जुड़े हुए भी कई बार कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ईओक्यू, ये सवाल हर दूसरे एग्जाम में आता है, हर दूसरे अटेम्प्ट में आता है, तो ईओक्यू का सवाल तो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कई बार कैश साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, बॉमोल मॉडल, इन पे भी सवाल पूछ लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स और ये सारे सवाल जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वो आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए जी बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जुड़ा ये सवाल है आपका, और यहां पे आप सभी ने कोशिश करनी है कि आप इस सवाल का आंसर हमें दो। कोई बात नहीं, गलती हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जरूर ट्राई कीजिए हमारे साथ। इसे कॉपी पेन अपना साथ रखिए और ट्राई कीजिए सवाल को सॉल्व करने की। जितना आप सॉल्व कर पाते हैं उतना सॉल्व कीजिए। सबके साथ सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा, थोड़े से आप मोटिवेटेड रहेंगे और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी आप सीखेंगे कि कैसे आपको फटाफट से सवालों को सॉल्व करना होगा। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अ कंपनी इशूज 11% डिबेंचर्स। सवाल पढ़ा साथ ही आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि 11% डिबेंचर्स हैं ₹100 के, यानी कि एक डिबेंचर पे 11 रुपए इंटरेस्ट दे रही है कंपनी। फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टू ₹1 लाख, तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर जो है कंपनी ने इशू किए हैं। और देखो जी 10% प्रीमियम पे इशू किए, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर 110 का इशू किया। बट रिडम्पशन कंपनी पार पे ही करने वाली है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 35% है। आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकाल कर बताना है। तो कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है जी। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या है? एक तो आपको इंटरेस्ट कंसीडर करना है, एक आपको देखना है कि रिडम्पशन वैल्यू और इशू प्राइस में कितना डिफरेंस है, उसको आपको ओवर द लाइफ राइट ऑफ करना रहता है। और नीचे आ जाता है इन दोनों का एवरेज, यानी कि रिडम्पशन वैल्यू और इशू प्राइस का एवरेज, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो बस इतना सा आपको यहां पे करना है और इस सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट हमने देख लिया कि 11 रुपए है, और रिडम्पशन वैल्यू हमने देखा था कि पार पे होनी है तो 100 रुपए ही रहेगा। इशू प्राइस हमने यहाँ पे देखा कि 10% प्रीमियम पे था, तो 100 का 110 पे इशू किया होगा। और डिवाइड करेंगे इसको 5 से, क्योंकि हमें 5 ईयर्स दे रखा है। और नीचे 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ये सारा इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाफट जंप लगाते हैं, फटाफट से अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं। 11, ये आया -10/5 यानी कि 2, और नीचे आ गया हमारे पास 105, तो ये आ गया 9/105। क्या इससे आंसर निकल आएगा? नहीं, क्योंकि आपको टैक्स रेट भी दे रखा है, आपको उसको भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो टैक्स रेट 35% है, तो इसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस 35% यानी कि 0.65 से इसे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या निकल कर आएगा जी आपका यहाँ पे? ये हो गया आपका बेसिकली 65/100। 65/100 हो गया। आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश तो करनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। 9 को 0.65 से मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं और फिर देखता हूं कि मेरा आंसर क्या निकल कर आता है। 9 5 45, 9 6 हमारे पास क्या होगा 6, 9 6 54 और ये आ गया 58। तो ये मेरे पास 5.85 डिवाइडेड बाय 105 आ गया। ठीक है, अब 5.85 डिवाइडेड बाय 105 करना है, और अगर मेरे को परसेंटेज टर्म्स में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये मेरे पास बच गया यहाँ पे, मेरे पास क्या बच गया यहाँ पे, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 585 डिवाइडेड बाय
105 बच गया, ये पॉइंट मेरे पास खत्म हो गया। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा? अब यहाँ पे फटाफट से ना आपको अपने ऑप्शंस पे मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपने ऑप्शंस को देखो और वहां से अपना आंसर पहचानने की कोशिश करो, ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो एक ऑप्शन हमारे पास 4.9% की है और एक 5.5 की है। 11 और 10 तो हो ही नहीं सकती है ना, 11 और 10 तो हमारे पास हो ही नहीं सकती, ये तो हमें साफ दिख रहा है। 105 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? तो ये आपका आएगा 525, ठीक है? तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 525 आ रहा है, पर ये 585 है, यानी कि 5 से कुछ ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से कम से करने का कोई फायदा नहीं है, तो 4.9 भी काट दो, 5 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो 5.5% आपका आंसर बनेगा। तो कई सवालों में हमें आंसर तक भी पहुंचना होता है और आप पूरी कैलकुलेशन कई बार ना भी करें और ऑप्शंस देख के अपना आंसर भी यहां पे मार्क कर सकते हैं। तो इस सवाल में बहुत टाइम लिया, प्यार से आराम से सॉल्व किया। अगले सवाल फटाफट से आपके साथ करने वाले हैं, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। सवाल है, कंपनी हैज 10% परपेचुअल डेट ऑफ ₹1 लाख एट 5% प्रीमियम। तो यहां पे हमने 10% इंटरेस्ट देना है 1 लाख के डेट पे, यानी कि हमें 10,000 का जो इंटरेस्ट है वो उस पे पे करना है और हमने उसे 5% प्रीमियम यानी कि 1 लाख को 1,05,000 पे इशू किया था। टैक्स रेट 30% है, उसका बेनिफिट भी हमें यहाँ पे मिलेगा। हमें कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो निकाल कर बतानी है। तो आपने कितना इंटरेस्ट देना है? 10,000 का इंटरेस्ट देना है, इस पर 30% तो टैक्स बेनिफिट ही हो जाएगा। तो नेट कॉस्ट तो आपकी केवल 70% ही बची, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और नीचे हमारा इशू प्राइस है 1,05,000 का। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास है 7,000, नीचे है 1,05,000 और परसेंट निकालना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये इसको सॉल्व करें, 7 1 से 7 और ये आया आपके पास 35, सो दिस कम्स आउट टू 15। 100 बाय 15 अगर आप करें, दिस वुड कम आउट टू 6.66%, यानी कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द आंसर। क्वेश्चन है, इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बीटा कॉफिशिएंट दे रखा है, रिस्क फ्री रिटर्न दे रखा है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रखा है हमें मार्केट के अंदर। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो आर एफ हमें दे रखा है 9, आर एम माइनस आर एफ होगा 16 माइनस 9 इंटू बीटा है 1.4, ये हो गया 9 प्लस 7 इंटू 1.4, 7 इंटू 1.4 आपका होता है 9.8, तो ये आपका निकल कर आ गया 18.8%, यानी कि ऑप्शन सी आंसर बनेगा। सवाल है, फर्म इज करंटली अर्निंग 50,000 एंड इट्स वन शेयर हैज अ प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ 175। हमारी फर्म प्रेजेंटली कितना अर्न कर रही है? 50,000 जो है ये अर्न कर रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास 50,000 की अर्निंग हो रही है और प्रेजेंट मार्केट प्राइस दे रखा है 175 का। अगर हमारे 5,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है, अर्निंग्स हमारी स्टेबल रहेंगी, पे आउट रेशियो 100% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होने वाली है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आप यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं? तो ईपीएस अगर हम निकालें तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ईपीएस हमारे पास ये निकल कर आएगा 10 का। तो ईपीएस है और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, तो कि आप कैसे निकालेंगे? अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द शेयर, 10 बाय 175, इसे आप सॉल्व करेंगे, दिस वुड कम आउट टू 5.71% और इसीलिए आंसर ऑप्शन बी बनेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, कंपनी इश्यूज 10% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹100 बट द इशू प्राइस इज ₹95। तो यहां पे हमें इशू करना है 10% के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि इनकी रिडम्पशन नहीं होने वाली, कोई रिडम्पशन वैल्यू यहां पे नहीं होगी। फेस वैल्यू पर शेयर हमें दिया है 100, इशू किया है 95 में, तो इशू प्राइस है हमारा 95 और इस पे हमें क्या पे करना है? बस प्रेफरेंस का डिविडेंड ही देना है 10%, यानी कि 100 का 10% 100 डिविडेंड ही देना है। और इसके अगर हम कॉस्ट निकालेंगे, दिस वुड कम आउट टू डिविडेंड बाय इशू प्राइस इनटू 100, इसे आपको सॉल्व करना है। ये होगा 2 बाय 19, इसे आप सॉल्व करेंगे, 200 बाय 19 को आप सॉल्व करेंगे तो 19 10 इज 190, तो 10 पॉइंट कुछ आपका आंसर बनेगा। इसके बाद 100 बच रहा है, 5 95, फिर आपका 50 बच रहा है, सो दिस वुड कम आउट टू अप्रोक्सीमेटली 10.52 और 53%, एंड इसलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 बन जाएगा। सवाल है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज 90, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज 4.5 और यहां पे हमारे पास दे रखा है ग्रोथ रेट है 8% का, हमें निकालना है शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है जी? D1 बाय P प्लस G। तो D1 है 4.5, P है 90, G हमारे पास है 8%। इसे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर तक यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे।
तो ये आ गया 1/20, ये हमारे पास आ गया 0.05, 0.13 या फिर 13%। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ अ फर्म आर 3 and 2। हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज यहां पे दे रखी हैं। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 6%, अर्निंग बिफोर टैक्स विल राइज बाय। अगर हमारी सेल 6% से बढ़ी, अर्निंग बिफोर टैक्स कितने से बढ़ेंगी? तो यहां पे सेल्स और अर्निंग बिफोर टैक्स का जो रिलेशनशिप है ना, दिस इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ये आपको क्या बताता है कि आपके परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है ईबीटी में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो यहां पे ये आपका 6 है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपका कितना निकल कर आ रहा है 6%। परसेंटेज चेंज आपका ईबीटी या फिर अर्निंग पर शेयर में कितना आएगा? ये आएगा 36%। 6 into 6 36%। तो आंसर यहां पे ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन हमारे पास है सेल ऑफ द फर्म है 74 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख। ऑपरेटिंग लीवरेज ऑफ अ फर्म विल बी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास होगी कंट्रीब्यूशन 34 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 8 लाख। तो हमारे पास ईबीआईटी क्या आने वाला है? ईबीआईटी इज गोइंग टू बी 26 लाख। हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, इसे सॉल्व करेंगे तो निकाल लेंगे। 17/13 आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस वुड कम आउट टू दिस वुड अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू 1.31 और आंसर ऑप्शन सी यहां पे बनेगा। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हाट विल बी द ईबीआईटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। तो हमारे पास जो फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जो आपको बताता है कि किस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे आपके दो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ईपीएस जो है वो बराबर रहने वाला है। तो दो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें यहां पे दे रखे हैं ए और बी, दोनों के अंदर आपको कंप्यूटेशन करके बताना है कि ईबीआईटी का लेवल वो क्या होगा। इसे फिलहाल हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे पहले ए जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका ईपीएस निकालते हैं। क्या करना होगा ईपीएस के लिए? तो यहां पे हमारे पास बताया जो हमारा ईबीआईटी होगा उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? उसमें से इंटरेस्ट तो यहां पे है नहीं क्योंकि इसके अंदर 100% इक्विटी है, तो केवल टैक्स माइनस करेंगे। तो एक्स में से 40% टैक्स माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? एक्स का 60%। डिवाइड कर देंगे हमारे इक्विटी शेयर से, 60 लाख डिवाइडेड बाय 10 का एक शेयर है, 6 लाख हमारे पास हो जाएंगे इक्विटी शेयर। So this is going to be 0.66 divided by 6 लाख। अगर हम निकालें हमारे बी प्लान का, तो बी प्लान के अंदर हमारे पास डेट भी है, 2:1 रेशो है डेट इक्विटी की। तो 40 का डेट होगा, इक्विटी होगी 20 लाख की, और यहां पे हमारे एक्स में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट 40 लाख पे 18% यानी कि 7,20,000 का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और फिर हम इसका 60% यहां पे करेंगे टैक्स का इफेक्ट लेने के लिए। और यहां पे 20 लाख की इक्विटी है यानी कि 2 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए ईच के, तो 2 लाख से इसे डिवाइड करेंगे और यहां पे हमारे पास ये है ईपीएस ऑफ बी। अब इन दोनों को कर देते हैं इक्वेट, यानी कि 0.66 डिवाइडेड बाय 6 लाख इज इक्वल टू x माइनस 7,20,000 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 2 लाख। 0.6 कैंसल आउट हो गया, 2 लाख और 6 लाख कैंसल आउट हो गया, यहां 3 आ गया, 2 3 6, 2 लाख 3 6 लाख, और यहां पे दिस कम्स आउट टू x इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3x माइनस 7,20,000 इंटू 3, ये आपके पास कितना बनने वाला है? 7,20,000 इंटू 3 0 0 0, और ये होगा 3 2 6 और ये होगा आपके पास 16, तो ये होगा आपके पास 21,60,000। और इसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 2x इज इक्वल टू 2160, x की वैल्यू होगी 10,80,000, तो ईपीएस इज गोइंग टू बी 10,80,000। अगर 10,80,000 का आपका ईबीआईटी है ना, 10,80,000 का ईबीआईटी है, ये हमने ईबीआईटी एज्यूम किया था, तो इस केस में आपके दोनों प्लान्स के अंदर ईपीएस बराबर आएंगे, तो इसलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। सवाल है, फर्म अर्न्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 20%, अर्निंग पर शेयर इज ₹15, पे आउट रेशियो इज 50%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%। हमें निकालना है मार्केट प्राइस एज पर दी वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से, P इज इक्वल टू डी बाय के प्लस हमारे पास यहां पे क्या होने वाला है, R बाय के E माइनस डी डिवाइडेड बाय के। ये फॉर्मूला हमारे पास यहां पे इस्तेमाल होने वाला है। तो आइए इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं अपने आंसर को। तो यहां पे डी हमारे पास कितना है? पे आउट रेशियो है 50%।
तो 15 में से हमने 50% ही यहाँ पे पे किया, तो डी होगा 7.5, और यहाँ पे नीचे हमारे पास के जो दिया है वो दिया है 12%, 0.12 लिख देते हैं। आर हमारे पास है 20%, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.12, ई माइनस टी आपका हो गया 15 माइनस 7.5, ये फिर से आपका 7.5 हो गया, और डिवाइडेड बाय 0.12। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकल कर आने वाला है ना, इसका आंसर जो आपका निकल कर आएगा 4 3 सा 4 5 सा, इस 7.5 है, इसे लिख देते हैं 2.5, इसे आप सॉल्व करेंगे, दिस वुड कम आउट टू 166.67, और आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर निकालना है, गॉर्डन मॉडल का इस्तेमाल करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट एसेट में दे रखी है 10 लाख की, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50,000 के, टोटल अर्निंग है 2 लाख की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है और पे आउट रेशियो 40% है। तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला आप जानते हो? जी सर, फॉर्मूला हम जानते हैं, P इज इक्वल टू E इंटू 1 माइनस बी, इसे हम D भी लिख देते हैं कभी कभी, डिवाइडेड बाय K माइनस बी आर। तो ये सारे अगर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए तो आप निकाल लोगे आसानी से, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो E क्या है आपका, 2 लाख आपकी टोटल अर्निंग्स है और नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है, तो EPS आपका कितना होगा, 4 होगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको के डायरेक्टली दे दिया 16% का, और यहाँ पे पे आउट रेशियो 40% बोला है, तो बी आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस पे आउट रेशियो यानी कि 60%। इसके अलावा आर हमें निकालना है, तो बताया कि 2 लाख हम कमा रहे हैं 10 लाख के एसेट्स पे, यानी कि 20% हमारा है रेट ऑफ रिटर्न। तो सारी जानकारी हमारे पास है, फॉर्मूला में पुट करते हैं। ई हमारे पास है 4, 1 माइनस बी यानी कि 1 माइनस 60% इंटू 40% लिख देंगे इसे, और के हमारे पास है 16%, माइनस करेंगे हम बी इंटू आर से, जो कि हमारे पास है एक तरफ है हमारे पास ये, और एक तरफ है हमारे पास 20% रेट ऑफ रिटर्न। सॉल्व करते हैं, इसे ऊपर आ गया 1.6, नीचे आ गया 0.16, माइनस 0.16 को माइनस करेंगे किससे, सो सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा मेरे पास 0.12, 1.6 डिवाइडेड बाय 0.04। इसे सॉल्व अगर हम करेंगे तो 40 निकल कर आएगा हमारे पास, 40 निकल कर आएगा हमारे पास, और इसीलिए हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है कैपिटल बजटिंग से जुड़ा हुआ, तो ये सवाल हमारे पास है जी, और इस सवाल को हमें सॉल्व करके नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। सवाल है कि एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3,000 रुपए एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लोस ऑफ 500, 1,000, 1,000 एंड 1,100 इन द ईयर्स फर्स्ट थ्रू 4। इसका मतलब है पहले 4 सालों में ये आपके कैश इनफ्लो होने वाले हैं। आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे दिए कि आपके डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% के हिसाब से क्या होने वाले हैं, आपको कह रहे हैं एनपीवी निकालो। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत आलसी हो जाते हैं और इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कतराते हैं। तो अब अपना जो आलसी पना है उसे आप त्यागिए और फटाफट से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जुट जाइए। तो देखिए जी, क्या क्या हमारे पास कैश इनफ्लोज हो रहे हैं ईयर 1, 2, 3, 4 के अंदर। पहले साल में है जी 500, दूसरे साल में है 1000, फिर है हमारे पास फिर है 1000, 2 बार 1000 आ रहा है हमारे पास, और फिर हमारे पास है 1100। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कौन से फैक्टर से, डिस्काउंटिंग फैक्टर से, जो कि हमें दे रखे हैं 0.91, 0.83, 0.75 और 0.68। तो फटाफट से इनको मल्टीप्लाई करो, 500 इंटू 0.91, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 455। 0.83 ये तो बहुत ही आसान है, 830 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका 750 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 68 इंटू 11, तो 680 के अंदर आप 68 सिंपली ऐड कर दो तो ये 748 बनेगा। इसका आपको करना है फटाफट से ऐड, 5 + 8 13, 1 कैरी हो गया, 6 3 9, 5 14, 4 18, और यहां पे हमारे पास 1 फिर कैरी, 5 8 13, 720, और ये आ गया 2783। तो ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी कैश इनफ्लोज। और हमें दे रखा है कि हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है कि वो 3000 थी। तो एनपीवी क्या आएगी, एनपीवी तो आपकी नेगेटिव आ गई यहाँ पर, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 8 गया आपका यहाँ पे ये आ गया 1, और यहाँ पे 29 में से आपके 27 गए तो ये आ गया आपका 2। तो 217 आपकी यहाँ पे नेगेटिव एनपीवी बनने वाली है, और सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। तो कुछ सवालों में थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है और हम इससे डर जाते हैं। सवाल वैसे आसान होता है, तो बिल्कुल डरना नहीं है और आपको अपना आंसर जरूर लगाकर आना है। सवाल है कि कंपनी के पास 9 लाख शेयर्स हैं, मार्केट प्राइस 130 है,
2.25 करोड़ का उसको फाइनेंस चाहिए और बोर्ड ने डिसाइड किया कि राइट शेयर्स इशू करेंगे 75 पर शेयर पे। आपको बताना है भाई कितने शेयर्स आपके पास होने चाहिए एक नया शेयर खरीदने के लिए अंडर द राइट्स इशू। तो 2.25 करोड़ यानी कि 225 लाख रुपए हमें चाहिए। 75 रुपए का एक शेयर इशू करने वाले हैं, 75 रुपए का एक शेयर हम इशू करने वाले हैं। तो कितने शेयर्स इशू करेंगे, इसे सॉल्व अगर आप करेंगे तो दिस वुड कम आउट टू 3 लाख। 3 लाख के शेयर हमें इशू करने हैं। अभी हमने 9 लाख के इशू किए हुए हैं, 9 लाख के इशू किए हुए हैं, 3 लाख के और इशू करने हैं। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि जिसके पास 3 शेयर हैं, रेशो निकाल लो, जिसके पास 3 शेयर हैं उसको एक शेयर खरीदने का राइट हम दे देंगे। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 राइट्स। सवाल है, इन केस द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 है, इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। इसका मतलब है कि एनपीवी हमारा 0 होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का। चलिए सवाल हमारे पास है, इंडियन कंपनी इज इंपोर्टिंग मशीन एट अ प्राइस ऑफ $5 लाख पेबल आफ्टर 6 मंथ्स। करंट एक्सचेंज रेट हमें दे रखा है 63, $1 is equal to ₹63. Forward contract for 6 months is available at ₹64 per US dollar. Forward contract हमारे पास ये 6 months का है. If the rate turns out to be 64.25 per US dollar, net gain to the importer in case he has entered into contract. तो अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसका 64 प्राइस यहां पे फिक्स हो गया। अब असल में प्राइस कितना हो गया मार्केट में, 64.25 हो गया, तो उसको 0.25 का यहां पे गेन हो गया, $0.25 का गेन हो गया। ठीक है जी, 0.25 हुआ $1 का, $5 लाख की वो मशीन थी, तो इसको इंटू 5 लाख करेंगे आप, तो ये निकल कर आएगा आपका $1,25,000 का गेन हो गया। इसलिए आंसर ऑप्शन है यहां पे बनेगा। सवाल है, इफ द कंपनी हैज एक्वायर्ड 3 मंथ्स ऑप्शन टू बाय 3000 बैरल्स ऑफ ऑयल। तो हमने ऑप्शन ले ली कि हम खरीदना चाहें तो 3 महीने बाद 3000 बैरल ऑफ ऑयल खरीद सकते हैं। एक्सरसाइज प्राइस $50 है और हमने आज ही प्रीमियम पे कर दिया $0.60 पर बैरल का। एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी ऑल ऑयल प्राइसेस $52 पर बैरल। तो यहां पे हमने ऑप्शन खरीद लिया था, कॉल ऑप्शन हमारे लिए होगा। हमने खरीदा था कि $50 पर बैरल में हम यहां पे खरीद सकते हैं, हर बैरल को खरीद सकते हैं, और इसके लिए हमने पहले ही प्रीमियम भी पे कर दिया। अब अगर एक्सपायरी के टाइम पे बैरल का प्राइस $52 हो चुका है, तो उस केस में बेहतर है कि हम अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि अगर ऐसा एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर हम $50 में ही बैरल खरीद लेंगे, $52 हमें खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में अगर हम निकालें नेट पे ऑफ टू द कंपनी कितना होने वाला है, इस ऑप्शन के कारण कितना नेट पे ऑफ होगा, तो $2 हमने बचा लिए पर बैरल। कितने बैरल थे, 3000 थे, तो 3000 इंटू $2 हमारा ये $6000 हो गया। बट इसके लिए हमने कुछ खर्चा भी तो किया था, $0.60 पर बैरल हमने पे भी तो किया था। 0.60 इंटू 3000 हमारे पास ये कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा आपके पास $1800। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, खर्चे को माइनस करेंगे, $4200 आपके पास नेट पे ऑफ यहां पे बनेगा। इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी आएगा। सवाल है, इफ द स्पॉट रेट ऑफ US डॉलर इज ₹60, आज का स्पॉट रेट $1 इज इक्वल टू ₹60, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट इज ₹62, 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट दे रखा है $1 इज इक्वल टू ₹62। प्रीमियम यहां पे आपका कितना होने वाला है ये आपसे पूछ रहे हैं। प्रीमियम यहां पे कितना होगा ये आपको यहां पे कंप्यूट करके बताना है जी। तो प्रीमियम अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। अब यहां पे है ये 1 मंथ फॉरवर्ड का, और अगर आपको परसेंटेज में रेट निकालना है, पर एनम रेट निकालना है, तो इसलिए आपको यहां पे इंटू 12 भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसको ऐसे कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो ये आपका यहां पे 40% निकल कर आएगा। 40% पॉजिटिव में निकल कर आएगा, क्योंकि आपका फॉरवर्ड रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पॉट रेट। चलिए यहां पे आपके पास सवाल है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहां पे दे रखी है, एक्स की भी दे रखी है और मार्केट सिक्योरिटी की भी दे रखी है। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आपको यहां पे दे रखा है। आपको निकालना है बीटा कॉफिशिएंट ऑफ सिक्योरिटी एक्स टू मेजर इट सिस्टमैटिक रिस्क। तो बीटा कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, बीटा कॉफिशिएंट का फॉर्मूला आप यहां पे लगाने वाले हो इन दोनों का कोरिलेशन इनटू इन दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करोगे तो इन दोनों का कोरिलेशन है 0.4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6 इंटू 4,
और यहां पे नीचे हमारे पास आएगा 4 into 4। इसे सॉल्व हमें करना है, इसको 10 लिख लेते हैं पॉइंट हटाकर। तो इसको सॉल्व अगर हम करेंगे 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, 6/10 यानी कि 0.6 आपका बीटा आएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल हमारे पास है, रिस्क फ्री रिटर्न हमारे पास है 6%, RF इज इक्वल टू 6%, बीटा वैल्यू है 1.5, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%, हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो CAPM मॉडल लगाते हैं, 6 + 10 - 6 × 1.5 यानी कि 6 + 4 × 1.5 यानी कि 6 + 6 हमारे पास 12% ये निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। सवाल है बीटा ऑफ द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अगर कोई रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है तो बीटा मेजर ऑफ रिस्क है, तो उसका रिस्क भी 0 और उसका यहां पे बीटा भी क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए आंसर ऑप्शन बी बनेगा। सवाल है, कंपनी हैज बीन बाइंग एन आइटम इन लॉट्स ऑफ 2400 यूनिट्स व्हिच इज 6 मंथ्स सप्लाई। तो 6 महीने की सप्लाई 2400 यूनिट्स है, पूरे साल की होगी 4800, एनुअल रिक्वायरमेंट होगी 4800। कॉस्ट पर यूनिट है ₹12 की, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है 8 पर ऑर्डर की, कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 25%। 25% किसका होगी ये, 25% ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट। तो 12 × 25% आप किसे कर लेंगे। और यहां पे हमें निकालनी है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला सीधा है 2 × A × ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। सॉल्व करते हैं इसे। 2 × A, ये हमारे पास है 4800, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है 8, कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 12 × 25/100। इसे सॉल्व करते हैं, ये 1/4, ये आ गया 3, और इसे कैंसल आउट अगर हम करेंगे तो 3 × 1 = 3, 1600 इंटू यहाँ पे हमारे पास इसका अंडर रूट भी है जी। 1600 × 16 आप करने वाले हो तो सिंपली आप इसे क्या लिख सकते हो, सिंपली आप इसे 160 लिख सकते हो। तो 160 यूनिट्स का आपका ईओ क्या होगा, तो आंसर ऑप्शन सी बनेगा। चलिए तो सवाल है, कंपनी कलेक्टिंग कैश फ्रॉम कस्टमर्स विद इन 2 days एंड पेइंग टू सप्लायर्स इन 35 days विल हैव। तो हम अपने कस्टमर से 2 दिनों में कैश रिसीव कर लेते हैं और सप्लायर्स को 35 दिनों में पेमेंट करते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल और कैश साइकिल को लेकर ये सवाल है। तो अगर हम कैश और ऑपरेटिंग साइकिल दोनों की बात करते हैं, एक साथ बात करते हैं, तो इनको कुछ ऐसे तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल में तो हम अपनी डेज ऑफ इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, कितने डेज का स्टॉक हमारे पास है, डेज ऑफ दी सेल आउटस्टैंडिंग, कितनी देर तक हमारी जो सेल है वो आउटस्टैंडिंग रहती है, कितनी देर बाद उसके पैसे मिलते हैं, इन दोनों को कंसीडर करते हैं। बट अगर हम कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम यहाँ पे डेज पेबल आउटस्टैंडिंग यानी कि हमारा जो क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड है उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कैश साइकिल को अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये 2 में से 35 हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे हमारा नेगेटिव कैश साइकिल आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बनेगा। बट अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल की सिनेरियो में बात करें तो यहाँ पे आपका केवल ये 2 ही रहेगा। तो इसलिए आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बनेगा। चलिए सवाल है, इफ द रॉ मटेरियल आर इन स्टोर फॉर 2 months, रॉ मटेरियल 2 महीने के लिए स्टोर में होता है, प्रोसेसिंग टाइम हमारे पास है 2.5 months, 2.5 महीने प्रोसेसिंग में लग जाते हैं, फिनिश गुड स्टोर में रहते हैं 15 डेज के लिए या फिर आधा महीना के लिए, डेटर्स को हम 60 डेज का क्रेडिट देते हैं या फिर मैं कह सकता हूं 2 months का क्रेडिट देते हैं, और हमें क्रेडिट जो सप्लायर से मिलता है वो 1 month का मिलता है, इसे नेगेटिव में लिखते हैं, सप्लायर से हमें मिल रहा है। हमारा ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे क्या होगा, तो इसे सॉल्व कीजिए। ये आ गया आपका 4.5, 5, 7 - 1 6 months। तो 6 months का आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, टोटल कैश रिक्वायरमेंट हमारी है 2 करोड़ की नेक्स्ट ईयर में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारे पास बताया गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15% पर एनम, एंड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज टू कैश पर ट्रांजेक्शन इज 150, ऑप्टिमम कैश बैलेंस एज पर बॉमल मॉडल। तो एज पर बॉमल मॉडल ऑप्टिमल कैश बैलेंस क्या होगा, 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश इंटू आपकी यहाँ पे क्या होगी, इंटू आपकी कन्वर्जन कॉस्ट जो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये आ जाएगी, डिवाइडेड बाय आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 करोड़, 2 करोड़ मतलब 200 lakhs इंटू 150 डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 15%, इसे 0.15 से डिनोट कर देंगे। तो यहां पे हम इसे लिख के इसका अंडर रूट कर लेते हैं, इसका अंडर रूट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, 4 lakhs निकल कर
आएगा। 4 lakhs निकल कर, सॉरी 4 lakhs नहीं आएगा, दिस इज गोइंग टू कम आउट टू 2 lakh, 2 lakhs आपका ये निकल कर आएगा, इसीलिए आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल है, और इस सवाल में भी आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी होगी। देखो, जब सवाल देखते हो ना, तो एक बार फटाफट से नजरें घुमा के देख लिया करो इस सवाल में निकालना क्या है, ताकि उस हिसाब से आपकी अप्रोच बन जाए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको निकालनी है, उसका फॉर्मूला एकदम से दिमाग में आना चाहिए, 2AO डिवाइडेड बाय C, ये फॉर्मूला रहेगा। तो उसके लिए A हमें चाहिए, और पहली लाइन में दे दिया कि फर्म कंज्यूम्स 90,000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस एनुअली। तो A तो आपका 90,000 हो गया। इट कॉस्ट ₹3 पर यूनिट, तो हमें दे रखा है कि कॉस्ट है ₹3 पर यूनिट, कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर हमें दे रखी है 300, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20% पर ईयर। 20% किसका? ये ₹3 का 20% आपका कंसीडर किया जाता है। ईओक्यू आपको यहाँ पे निकालना है, तो फटाफट से फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, फॉर्मूला है जी 2AO बाय C। सर ये सवाल तो आसान है, आप क्यों करा रहे हैं? अभी आपको पता चलेगा मैं क्यों करा रहा हूं इस सवाल को। 2 आपका यहां पे लिख दिया, A आपका आ गया 90,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ गई 300, और कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट आपकी क्या आ गई पर यूनिट पर एनम, तो 20% इंटू 3, ये आपका बेसिकली निकल कर आएगा 0.6। तो 0.6 जो निकल कर आया उसे यहां पे लिख दिया, और हमें इसका करना है अंडर रूट। सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करने की अगर हम इसको कोशिश करते हैं तो ये क्या आएगा, यहां पे मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो इसको मैं 6 को यहां से पॉइंट हटा के ऊपर 10 लिख देता हूं, और यहाँ पे 6 मेरा कट भी जाएगा। यहाँ पे 6 5 सा 30, और ये 50 लिख दिया मैंने। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो इट बिकम्स 500 इंटू 2 1000, और 1000 को अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो 9 के साथ 4 जीरो तो लगे हुए हैं, 3 जीरो मेरे को और लगाने पड़ेंगे 1000 के, और मेरे को करना है इसका अंडर रूट। अब देखो जी, इसका अंडर रूट जो है ना, यहां पे आके गाड़ी अड़ जाती है। इसका अंडर रूट कैसे निकाला जाए? एक तो तरीका है कि आप अंडर रूट निकालें। कैसे निकालते हैं अंडर रूट, आपको YouTube पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनसे देख सकते हैं। मैं भी फटाफट से आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको अंडर रूट निकालना रहेगा। बट मेरे हिसाब से अंडर रूट निकालने से अच्छा, अगर आप उसमें परफेक्ट नहीं है, अगर अंडर रूट में आप परफेक्ट हैं, तो आप अंडर रूट ही निकालिए, बहुत बढ़िया, आप फटाफट से आंसर निकाल लेंगे। बट एग्जाम में क्या है कि अंडर रूट निकालते समय कई बार कैलकुलेशंस ऐसी हो जाती हैं कि हम अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो यहाँ पे एक बेहतर अप्रोच मेरे हिसाब से जो रह सकती है वो ये रह सकती है कि हम ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इन्हीं को देखें और कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करें। देखो, सारे ऑप्शंस आपके 9 4 वाले दिख रहे हैं और एक 9 8 वाला आपको दिख रहा है। हम इनमें से कोई मिडल वाला उठाते हैं और उसी का स्क्वायर निकाल के देखते हैं कि इसके पास आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इसके पास आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो हमें पता चल जाएगा कि कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से आंसर बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें 94708780 दे रखा है, 9840 तो बिल्कुल अलग ही जा रहा है, तो इसको फिलहाल से हटाते हैं। और यहाँ पे इन तीनों में से मिडल कौन सा है? ये है 9480। तो 9480 का क्यों ना हम निकाल कर देख लें। 9480 मल्टीप्लाई बाय 9480, 00 को तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 948 इंटू 948 ही करना है, जीरो लास्ट में 2 लगा देंगे एक्स्ट्रा। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 6 38, 8 9 जा 72, और ये आपका आ गया 7 5। फिर इसको सॉल्व करें, 4 8 सा 32, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 4 सा 16, 3 9, 4 9 सा 36, ये आ गया हमारा 37। और फिर 9 से करेंगे जी, 9 8 सा 72, 8 यहाँ 7 यहाँ, 9 4 सा 36 प्लस 7 ये आ गया आपका 43, 3 यहाँ आपका 4 यहाँ, और ये 9 9 सा 81 प्लस 4 आ गया 85। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये आ गया 4, ये आ गया हमारे पास 10, 6 9 15 2 17, 8 7 15 3 18, और ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 4 9, तो ये आ गया 898704, लास्ट में 2 0। तो ये आपका इससे ज्यादा है कि इससे कम है? देखो जी, हमें तो 8 9 पे पहुंचे, हमें तो 9 0 पे पहुंचना था, तो हम थोड़ा सा चूक गए, तो इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना। 9480 से ज्यादा होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 9470 तो आंसर हो नहीं सकता, 9480 हमने खुद कंप्यूट कर लिया कि नहीं है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, ये हमने देख लिया। और 9840 तो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसमें तो बात बनेगी नहीं। तो 9487 यूनिट्स आंसर होना चाहिए, और यही आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन सवालों को सॉल्व करके आपका मन हो रहा है कि आप भी बहुत सी प्रैक्टिस करें, तो हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आप उसका कोर्स ले सकते हैं। समय कम है और इस समय आपको जरूर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाए, बहुत सी प्रैक्टिस हो जाए, और इस कोर्स पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जरूर इस कोर्स को अवेल कीजिए और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए।
सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको मोटिवेशन मिला है कि आप ढेर सारी प्रैक्टिस करें। तो ऐसे ही मेहनत करते जाइए और इस एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।